तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अंडरवर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल हॉल होता है। उसके अंदर दो बंदे बैठे होते हैं। वहाँ का एक बंदा बोलता है कि थर्ड मास्टर, मेरा नाम है मूजॉन और मैं स्पिरिट जेट हॉल का इंचार्ज हूँ, और जो भी बंदा मरता है ना उसका जेट टूट जाता है। तो मुझे आज पता चला है कि हमारे जो अंडरवर्ल्ड के जो लॉर्ड है ना वो मर चुके हैं, और उसका जो बैच है वो उसको दिखा देता है। वो जो थर्ड मास्टर है वो बोलता है कि शिट यार, मेरा भाई मर चुका है, ऐसा नहीं हो सकता, और अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको रिलीज करने लगता है, जिससे उन दोनों को तकलीफ होने लगती है। वो दोनों बोलते हैं कि मास्टर, आपका भाई मरा है ना, तो आप हमको काहे तकलीफ दे रहे हो। फिर जो थर्ड मास्टर है वो उस बैच को अपनी पावर की मदद से अपने पास लाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे गुस्से के कारण मेरा भाई यहाँ से चला गया और बाहर जाके दूसरों के हाथे मर गया, लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे भाई, तेरा बदला मैं जरूर लूँगा, और तुझको किंग यांग कंट्री के किसी बंदे ने मारा है, तो किंग यांग कंट्री तुम तैयार हो जाओ। और बहुत लंबा समय हुआ है मैं बाहर नहीं गया, तो इसी वजह से मैं बाहर भी घूम लूँगा और तेरा बदला भी पूरा होगा मेरे भाई। फिर सीनशिप होता है, हमें किंग यांग कंट्री में जो ली फैमिली है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यून और जो किंगजू है वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होती है। किंगजू बोलती है कि जल्दी तुम्हारी जो शॉर्ट टेक्निक है ना उसका इस्तेमाल करो। यून बोलता है कि मुझे पता ही था कि ये जब उठेंगी ना तो ये ऐसा ही करेंगी, मुझे लगा ही था, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। फिर वहाँ पे एक नौकर बोलती है कि मास्टर अभी हम क्या करें, जो मिस और जो यंग मास्टर है ना वो बेवजह एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। जो ग्रैंडपा है वो बोलता है कि मुझे क्या पता यहाँ पे क्या करना है। फिर किंगजू अपने एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगती है, जिसका नाम 1000 पीक ऑफ आइस फॉर्मेशन होता है, और जो यून है उस पर बहुत सारे आइस के साथ अटैक करती है। यून बोलता है कि ये औरत सही में सीरियस है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किंगजू उसके सामने आ जाती है। वो बोलती है कि अभी मेरे पास टाइम है, यानी कि चांस है, तो ये ले, और उस पर हमला कर देती है। लेकिन यून वहाँ से नहीं हटता। वो बोलता है ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन किंगजू बोलती है कि एक मिनट, इसने जानबूझ के किया है, और अपनी जो तलवार है वो वापस रखती है, लेकिन वापस निकाल के यून के गर्दन पे रखती है। वो बोलती है कि जल्दी बता तुमने ऐसा क्यों किया। फिर यून बोलता है कि अगर आपके गुस्से को शांत करने का यही तरीका है तो आप बेशक ये कर सकती हो, लेकिन तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। तुम्हें पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि आपका कारण क्या है ये सब करने का। किंगजू बोलती है कि तुम, लेकिन छोड़ो, भूल जाओ इसके बारे में, मैं तो तुमको चैलेंज करना चाहती थी। फिर यून बोलता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो एक लेवल तक पहुंच चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किंगजू बोलती है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ और मैं सही में ही जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके की प्रैक्टिस करते हो जिससे कि तुम्हारी जो कल्टिवेशन है वो बढ़ चुकी है, तो बताओ तुम्हारा शॉर्टकट क्या है। यून बोलता है शिट यार, अभी इसको क्या बताऊँ कि मेरा जो सीक्रेट वेपन है ना वो क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। फिर किंगजू बोलती है कि मैंने जब से कल्टिवेशन करना चालू किया है ना तब से मुझे पता चला है कि सभी काम कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होता है, तो अगर तुमको इस बारे में बात नहीं करनी तो छोड़ो, भूल जाओ इसके बारे में। यून बोलता है कि जो सीनेसिस्ट है ना उसको पता है कि कहाँ पे क्या बात करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर बोलता है कि यार अभी मैं बच गया, लेकिन मेरे पास इसकी बहुत अच्छी वजह थी ये सब करने की, तो छोड़ो यार, भूल जाओ इसके बारे में। लेकिन किंगजू बोलती है अब से तुम मुझको सीनियर सिस्टम मत बुलाना, क्योंकि जो मार्शल है ना उसमें ताकत ही सभी कुछ होती है, और तुम तो एक मार्शल किंग रिलम के पावर हाउस हो, तो तुमको मुझको सीनियर सिस्टर नहीं बुलाना चाहिए, और मैं भी तुमको सीनियर नहीं बुलाऊंगी, भूल जाओ इसके बारे में, मैं तो इसका एडवांटेज उठाऊंगी ना। यून बोलता है ठीक है, मैं तुमको अब से जो किंगजू है वो बुलाऊंगा, ये ठीक है ना, हमारी पोजीशन के हिसाब से। किंगजू बोलती कि हाँ तुम मुझको ये बुला सकते हो। फिर किंगजू का दादा और यून का बाप सोचने लगते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, है ना। फिर वो नौकर बोलती है कि मास्टर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। किंगजू का दादा बोलता है यून के बाप से कि हमारे जो बच्चों की जो शादी का बैंकेट है ना वो हमको पोस्टपोन करना चाहिए, वो हमको आगे बढ़ाना चाहिए, तुम्हारा इसमें क्या कहना है। यून का बाप बोलता है कि हाँ मैं इससे सहमत हूँ, और हमको टाइम भी मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। फिर यून और किंगजू के जेट टोकन चमकने लगते हैं। वहाँ पे मैसेज आता है कि कायन सेट के सभी इनर डिसेबल को अर्जेंटली जो सेक्ट है ना वहाँ पे वापस बुलाया गया है। यून और किंगजू बोलते हैं कि सेक्ट का मैसेज, लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जल्दी हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कायन सेट को दिखाया जाता है। वहाँ पे जो कायन सेट का मास्टर है वो बोलता है कि तुम सभी लोगों को अर्जेंटली जो नॉर्थन रीजन का लू एम्पायर का जो सेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि हमारा जो तियानु कॉन्टिनेंट है ना, वो मार्शल आर्ट को प्रमोट करता है, और जो लू एम्पायर है ना, वो हर 2 सालों में जो सेट कॉम्पिटिशन है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बदले सभी जो सेक्ट है ना उसको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिससे कि जो बाकी के सेक्ट है वो अपनी मार्शल आर्ट को कल्टिवेट कर सके। और जीतने वाले सेक्ट को ना सिर्फ रिवॉर्ड मिलेंगे बल्कि उसको बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे, जिससे कि वो अपनी कल्टिवेशन कर सके। और उसको जो एम्पायर है ना उसकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि जो सेक्ट है वो अपने ग्रेड को प्रमोट कर सके। और पूरे के पूरे सेट कॉम्पिटिशन को 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। हालांकि जो कायन सेक्ट है ना वो किंगयांग कंट्री में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग सेक्ट है, और हमको 100 सेक्टों में से 3rd क्लास की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि नॉर्थन रीजन के पूरे एक्सपर्ट के सामने रखा गया था। हालांकि किसी सेक्ट का परफॉर्मेंस इस कंपटीशन में उतना अच्छा नहीं रहा तो उसको एम्पायर की तरफ से सज़ा भी मिलेगी। उस सेट को 3rd क्लास से डिमोट करके जो 4th क्लास है वहाँ पे डाला जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी, तो हम तो इसको एक्सटेंड नहीं करने वाले। तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये यून इस कॉम्पिटिशन में टोटल 10 कैंडिडेट होंगे, तो मैं वहाँ पे जिमिंग और जो यिंग यांग है उसको कम्पीट करने के लिए भेजने वाला हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इसमें कम्पीट करने वाले हो ना? यून बोलता है कि बेशक मैं वहाँ पे जाऊँगा, लड़ूंगा और जीतूँगा, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, तो मैं तो इसमें कम्पीट तो करने वाला हूँ। फिर जो सेकंड मास्टर है वो बोलता है तो ठीक है, तुम सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम 3 दिनों के बाद निकलने वाले हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कंपटीशन होने वाली है। यून अपनी तलवार लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से जो फैंग यांगलिंग है उसको आवाज़ देती है। वो बोलती कि ये यून मैं यहाँ पे हूँ। जो फैंग यांगलिंग है ना उसको बहुत सारे चैप्टर के बाद दिखाया गया है। फिर यून बोलता है कि यालिंग ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम्हारी जो कल्टिवेशन है ना वो और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो ऐसा लगता है कि तुम इन दिनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं मेयर का जो इच्छा है ना उस पर खरा उतरा हूँ। फिर जो फैंग यांगलिंग है वो बोलती कि बेशक तुम्हें क्या लगा कि मैं किस तरीके की बंदी हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और मेरे मास्टर ने मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के कारण मेरी जो कल्टिवेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी भी जो कल्टिवेशन है ना वो बहुत ही बढ़ गई होंगी। यून बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। फिर फैंग यांगलिंग बोलती है कि लगता है कि हम अभी तैयार हैं कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले चैप्टर में पता चलेगा कि यून जीतता है या फिर हारता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।